सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना के 2170 नए रोगी मिले, जबकि इससे कहीं ज्यादा 2253 मरीज स्वस्थ हुए। ऐसा कई दिन बाद हुआ जब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नए मरीजों के मुकाबले अधिक रही। अभी तक इस महीने नवंबर में लगातार यही स्थिति थी। हालांकि 18 नवंबर को नए रोगियों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा थी। इस बीच बीते 24 घंटे में 24 और लोगों की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 7,718 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की मृत्यु दर अब 1.43% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद के मलकजगिरी इलाके में रोड शो किया। योगी ने इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुने गए AIMIM के विधायक को शपथ ग्रहण में हिंदुस्तान शब्द बोलने से मना किया गया। वे हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन नाम लेने से झिझकते हैं। इससे AIMIM का असली चेहरा पता चला है। बता दें कि हैदराबाद में अगले हफ्ते निकाय चुनाव होने हैं। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब अध्यादेश पर रार शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां इस कानून का विरोध करने का ऐलान किया है, वहीं समाज के अलग अलग वर्गों ने भी विरोध की आवाज उठाई है। दलित चिंतक तो इस कानून के खिलाफ कोर्ट तक जाने के तैयार हैं। लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि जिस लव जिहाद की बात कही जा रही है उसके लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। वहीं सियासत समझने वाले कहते हैं कि यह कानून कितना प्रभावी होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन अध्यादेश भाजपा के लिए ध्रुवीकरण जरूर करेगा। प्रदेश में हो रहे 11 विधान परिषद सदस्य यानी MLC चुनाव के मद्देनजर शराब की दुकानें 5 दिन बंद रहेंगी। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शहर में शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। वहीं प्रदेश के मतदान वाले आगरा, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी समेत 11 जिलों में भी बंदी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। फिरोजाबाद में जमीन की खातिर दादा की हत्या करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दादा ने जमीन बेचकर पोती की शादी कर दी थी। दोनों पोता इसी बात से नाराज हो गए थे और उन्होंने गोली मारकर दादा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक थाना सिकोहाबाद के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजपाल सिंह की उनके नाती राज बसंत उर्फ गोपाल व राज हेमंत उर्फ मोनू ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में आग लगने से पत्रकार समेत 2 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले पत्रकार ने वीडियो वायरल कर जलाकर मारने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में रवि चौहान, राम सूरत प्रधान और बाबू मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मामले को लेकर SP देव रंजन वर्मा ने बताया कि पत्रकार राकेश सिंह राष्ट्रीय स्वरूप अखबार में काम करते थे और YouTube पर स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते थे। उनके घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिससे उनके मित्र पिंटू साहू की मौत हो गई, जबकि डॉक्टरों ने राकेश को लखनऊ रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। पुलिस फॉरेंसिक की मदद से जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी लखनऊ में ट्रक के टक्कर से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। मोहान रोड सिवरी गांव के पास यह हादसा हुआ। बाइक सवार इकबाल बहादुर सिंह अकेले बाइक से क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। वहीं काकोरी थाने की घुरी घुरी तालाब चौकी पर तैनात थे। घटना की जानकारी पर पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने परिवार को सांत्वना दी और दीवान की हादसे की मौत पर शोक व्यक्त किया।
मेरठ जिले में भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा पर जमे किसान सुबह 11:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान शाम तक दिल्ली पहुंच गए थे, जहां वे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा कि यह विचारों की लड़ाई है। जब एक दूसरे के विचार एक से होंगे, लड़ाई खुद खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार वार्ता नहीं, समस्या का समाधान होना चाहिए। भीम आर्मी का टॉप 100 नाम का व्हाट्सएप ग्रुप ईडी के रडार पर आ गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप की हाथरस कांड में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जांच में भीम आर्मी पर टॉप 100 की फंडिंग से लेकर दंगा भड़काने की साजिश में संदिग्ध भूमिका पाई गई है। ईडी की प्रारंभिक जांच में कई अहम जानकारी टॉप 100 के बारे में मिली है, जिसकी जांच चल रही है। ईडी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित मामले की भी तफ्तीश कर रही है, जो इसी मामले पर काफी अहम मुद्दा है। कानपुर में भी अब हरिद्वार और काशी की तर्ज पर गंगा आरती का रोजाना आयोजन किया जाएगा। अब कानपुर के अटल घाट पर गंगा आरती को भव्य बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अटल घाट पर गंगा आरती का पहला ट्रायल शुक्रवार को किया था। इस मौके पर 21,000 दीप जलाए गए थे। इस भव्य नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी अटल घाट पहुंचे थे। अब इसके बाद रोजाना कानपुर के अटल घाट पर गंगा आरती की जाएगी। प्रशासन ने ऐसा आदेश दिया है। चित्रकूट जिले में 50 से अधिक बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोपी जई राम भवन को और बच्चों को आमने सामने बैठाकर सीबीआई ने पूछताछ की। जांच के दौरान सीबीआई की एक टीम शहर के बहुचर्चित 2 मोबाइल विक्रेताओं एवं एक मोबाइल एजेंसी होल्डर से पूछताछ की है। इनसे पूछताछ लगभग 3 घंटे चली है। उधर सीबीआई का कहना है कि हम जांच के अंतिम बिंदु तक पहुंच चुके हैं, जल्द ही इस पर प्रेस वार्ता कर खुलासा कर देंगे। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के बेनियाबाग निवासी पटाखा कारोबारी सैयद सावी अली को धमकाने पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता इतरस हुसैन का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। इस मामले को लेकर सैयद सावी अली की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। पीएम मोदी 30 नवंबर को देव दीपावली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। क्रूज में गंगा विहार करते हुए गंगा घाटों के दीपोत्सव को देखेंगे। इसके लिए गंगा के किनारों पर 2 ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इस पर एसपीजी और सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। संत अवधूत भगवान राम घाट से ललित घाट तक जाएंगे। यहां से वे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचेंगे। इस दौरान जल मार्ग से करीब 6 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। जन्म से ही आपस में जुड़े कुशीनगर निवासी दंपति के 2 बच्चे ऑपरेशन से अलग अलग होकर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वेंटिलेटर समेत अन्य मेडिकल उपकरण के बिना ही वे मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। सामान्य स्थिति देख केजीएमयू प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जल्द ही उनकी छुट्टी भी कर दी जाएगी। फिरोजाबाद में कृष्णा विहार में लव जिहाद का मामला पकड़ा गया है। हिंदुवादी संगठन के प्रतिनिधियों ने हंगामा कर युवक युवतियों को पुलिस के हवाले कर दिया। लव जिहाद का कानून अस्तित्व में आने के बाद ये पहला मामला है। मंडी में सब्जियों की भरपूर आवक होने के बाद भी लोगों तक सस्ती सब्जियां नहीं पहुंच रही हैं। आलू प्याज को छोड़कर ज्यादातर सब्जियां सस्ती हुई हैं, लेकिन उसका फायदा फुटकर विक्रेता उठा रहे हैं। सब्जियों के दाम निर्धारित न होने के कारण विक्रेता अपनी मर्जी से रेट तय कर रहे हैं। गोरखपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ ही बैलेट पेपर भी मांग लिए गए हैं। 19 तारीख को मतपत्र लेने दिल्ली गई टीम 4 पदों के लिए 23,40,000 मतपत्र लेकर लौट आई है। चुनाव की तारीख तय न होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में सरगर्मी बढ़ गई है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर एक साथ चुनाव होना है।
पूरे देश में प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार खेलो इंडिया के तहत ग्रामीण एवं ब्लॉक स्तर पर लगातार प्रतिभाओं को निखारने के लिए नए खेल मैदानों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी के तहत ललितपुर जिले के कस्बा जखौरा में भी खेल मैदान के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ समय से प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा था। लेकिन जखौरा के कुछ युवाओं ने खेल मैदान की पहल शुरू करते हुए जिलाधिकारी से बार बार आग्रह कर एवं ज्ञापन के माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित कराया। जिला अधिकारी ने खेल मैदान की समस्या को प्राथमिकता देते हुए इसको स्वयं क्रीड़ा विभाग से अवगत कराते हुए प्राथमिकता दी है। मोबाइल फोन बनाने वाली एक कंपनी के ग्रेटर नोएडा स्थित गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 16 गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं। दमकल विभाग के कर्मियों ने गोदाम के अंदर फंसे दर्जन भर लोगों को बाहर निकाला। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में स्थित फोन कंपनी के गोदाम में भयंकर आग लग गई थी। हाथरस के बुलगड़ी में युवती की गैंगरेप के बाद मौत के मामले की जांच में जुटी सीबीआई टीम ने एक बार फिर से पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सुबह ही टीम गांव में पहुंच गई थी, उसके बाद वापस लौट गई। शाम तक फिर टीम गांव में वापस नहीं आई और कैंप ऑफिस में बैठकर ही काम निपटाया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर सुबह दर्दनाक हादसा हो गया था। एक अनियंत्रित कार सामने से आ रही थी और रोडवेज में तेजी से जा घुसी, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। यह भीषण हादसा ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट बीटा 2 थाना क्षेत्र के पास हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी पूरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।